नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। साइबर क्राइम व अपराधियों पर सख्ती, ट्रैफिक जाम व रोपवे की तैयारी की समीक्षा। जनपद वाराणसी में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का संकल्प जताया। डीजीपी ने विदेशी साइबर फ्रॉड पर लियन अमाउंट रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मलाद के तहत प्रत्यार्पण की बजाय बैंक लेवल पर तुरंत पैसे फ्रीज करने से यूपी देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। 2022 के कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल दुबई में छिपा है, जिसको जल्द प्रत्यार्पण कर भारत लाया जाएगा। राम मंदिर चोरी मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। नए गैंग व सोशल मीडिया माफिया पर मोहल्ला स्तर तक नजर रखते हुए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। वाराणसी में ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए 20 बड़े जिलों में रेडसिंग ट्रैफिक कांस्टेबल स्कीम चलाई जा रही है। काशी के 11 व्यस्त कॉरिडोर पर गूगल के लाइव डेटा से मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे चेक पॉइंट्स में 24% और जाम के समय में 17% कमी आई है। रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले पुलिस ने सुरक्षा अतिरिक्त बल व प्रशिक्षण की पूरी तैयारी कर ली है। जी सर, आज वाराणसी कमिश्नरेट में मेरे द्वारा संक्षिप्त दौरा किया गया। इसमें यहाँ पर अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, उनकी मीटिंग हुई, यहाँ के विभिन्न आयामों पर चर्चा भी हुई और समीक्षा भी हुई। और उसके बाद माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग हुई, इसमें जो यहाँ के इश्यूज थे, जो पुलिस मुख्यालय से संबंधित पॉलिसी इश्यूज थे, जो यहाँ के जनपदीय स्तर के कमिश्नरेट स्तर के इश्यूज थे, तो चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विगत 8-9 वर्ष से चल रही है, उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लगभग सभी प्रमुख जितने भी अपराध के हेड्स हैं, उसमें पूरे प्रदेश में अपराधों में कमी दर्ज की गई है। अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। जो हमारे नागरिक हैं, विशेषकर महिलाएं हैं, व्यापारी वर्ग है, उनमें एक सुरक्षा का भाव आया है। यही उद्देश्य भी है हमारी पुलिसिंग का, और इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। आपने देखा होगा गत वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति केंद्र, जो मिशन शक्ति का 5वां संस्करण था, उसमें मिशन शक्ति केंद्र के नाम से एक नई आधारभूत संरचना प्रत्येक जनपद के प्रत्येक थाने में प्रारंभ की गई। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसी व्यवस्था को, जो हमारे यहाँ पर 60,244 आरक्षियों की भर्ती हुई थी, भर्ती के उपरांत वे सभी कर्मी जनपदों में पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग के उपरांत, और अभी उनका जनपदीय प्रशिक्षण चल रहा है। उस जनपदीय प्रशिक्षण के उपरांत वो थानों में जो हमारे रोजमर्रा के कार्य हैं उसमें सम्मिलित होंगे। और इस प्रकार की व्यवस्थाएं, जो मिशन शक्ति केंद्र की व्यवस्था है, ट्रैफिक के बारे में, सिटी के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन को कम करने के लिए रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन आरटीसी की व्यवस्था है। बाहर के क्षेत्रों में एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था है। इन सभी व्यवस्थाओं में प्रदेश व्यापी स्तर पर, बृहद स्तर पर कार्रवाई चल रही है, और इन पुलिस कर्मियों के पुलिस में आने के बाद इसको और गति मिलेगी। साथ ही समय के साथ साथ जो साइबर क्राइम एक बड़ा चैलेंज बन गया था या बन गया है, आपको मालूम होगा कि कोविड कालखंड के बाद जो भारतवर्ष में नागरिक हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की काफी सुविधाएं हैं। मैं समझता हूं कि शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश होगा जहां पर इतने सहज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की सुविधाएं उपलब्ध हो। भारत में आज एक सड़क पर
कोई ठेल की दुकान, छोटी सी दुकान है, उसके पास भी और एक आम नागरिक के पास भी आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने के साधन मौजूद हैं। तो नेचुरली जब इतना बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, सोशल मीडिया का उपयोग होता है, तो कुछ न कुछ कंपोनेंट उसका ऐसा होता है जो कि उसको अपराध की तरह से इस्तेमाल करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और पिछले 1 वर्ष में इस पर सुनियोजित ढंग से पूरे प्रदेश व्यापी कार्रवाइयां हुई हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका एक प्रमुख जो पैरामीटर होता है वो लियन अमाउंट होता है। लियन अमाउंट मतलब कि जिस आदमी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में ठगी के बाद जो पैसा चला जाता है, उस पैसे पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको बैंक में ही रोक देना, इसको लियन अमाउंट बोलते हैं। तो ये लियन अमाउंट के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले 1 साल की सघन कार्रवाई के बाद पूरे देश के टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है। इस पर लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। आगे आने वाले समय में इसमें और प्रदेश व्यापी अभियान चलाने की हमारी योजनाएं हैं और इस प्रकार से पुलिसिंग के जितने भी अवयव हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, साइबर अपराध को लेकर के, ट्रैफिक और मतलब एक्सीडेंटल डेथ्स को लेकर के और जितने भी अवयव हैं, सभी पर एक योजनाबद्ध तरीके से सभी प्रदेश में काम चल रहा है। यहाँ पर भी आज मैंने रिव्यू किया, लगभग सभी जगह पर सभी मामलों में स्थिति संतोषजनक है। इसको कुछ जगहों पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, विशेष तौर पर ट्रेनिंग के विषय में। उसके लिए उनको बताया गया कि और अच्छे तरह से ट्रेन करें हम अपने कर्मियों को, जिससे कि वो और बेहतर सेवाएं दे सकें। तो मोटी मोटी बातें जो आपसे यही कहनी थी। आपका अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो प्लीज सर, मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर क्राइम करने वाले विदेशों में बैठकर क्राइम कर रहे हैं। आखिर उनसे कैसे निपटा जाए और उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि कहीं कहीं हमारा जो मौजूदा कानून है इस मामले में कड़ाई करने में कमजोर दिखता है। ऐसा नहीं है। कई देशों के साथ में भारत की म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट ट्रीटी, एमएलएटी बोलते हैं उसको, वो भी उस एमलेट के माध्यम से जो अपराधी विदेश में बैठे हुए हैं और वहां से इन अपराधों का संचालन कर रहे हैं, उनका एक नियत प्रक्रिया के द्वारा हम लोग प्रत्यार्पण कराते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। सर, राम लेकिन उससे पहले ही वो पैसा बाहर ही न जा पाए, उसके लिए मैंने आपको लियन बताया कि क्योंकि वो प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, कानून के हिसाब से उसमें समय लगता है, तो पैसा बाहर ही ना जा पाए उससे पहले ही फर्स्ट लेवल ऑफ बैंकिंग, सेकंड लेवल ऑफ बैंकिंग में ही हम उस पैसे को रोक पाए। हमारा फोकस उस पर रहता है, इससे कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसका कोई नुकसान ना हो। सर, राम मंदिर में करोड़ों की चोरी हुई है और 1 हफ्ते 10 दिन तक तो अपने लेवल पे ही कार्रवाई होती रही, अब जाके एसआईटी का गठन हुआ है। इसी तरह के कई प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जैसे काशी विश्वनाथ है, मथुरा का जो मंदिर है, यहाँ पे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तो पुलिस क्या इसमें कार्रवाई कर सकती है या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं? सभी धार्मिक संस्थानों के अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनके अपने ट्रस्ट हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। नेचुरली अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट भी करती है, जांच भी करती है। इसमें एक ट्रस्ट ने एक एसआईटी बना करके वहां की व्यवस्था के बारे में कुछ कार्रवाई करने का या सुझाव देने का अनुरोध किया है। तो कल शासन स्तर से इसमें एसआईटी बनी है, उस एसआईटी के द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, पहली बार उसमें बड़ा मामला बनारस का है, अभी तक उसमें कभी सोहन जायसवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई सबकी। नहीं, इसमें भी जैसे मैंने अभी आपके प्रश्न में बताया कि हम लोगों का उसके प्रत्यार्पण करने के लिए जो स्टेज है वो काफी आगे तक हम लोग पहुंचे हैं जी। उसमें हमने संबंधित कोर्ट से उसके खिलाफ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं। उसके जो थ्रू केंद्रीय संस्थाओं के माध्यम से दुबई में उनको सर्व कराए गए हैं। उसकी प्रक्रिया में वहां की कोर्ट से उसका आदेश कराना होता है, वो कार्रवाई चल रही है, शीघ्र ही वापस आएगी। सर, 2022 के बाद आप पहले जीरो टॉलरेंस नीति की आपने बात कही, साफ कहा, जो आपकी प्राथमिकता है 2022 के बाद। मैंने शुरू से वही बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में
जो उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकताएं हैं वो पिछले 8-9 साल से बड़ी स्पष्ट है। अपराधों और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिला सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, एक सुरक्षा का भाव, ट्रैफिक का अच्छा संचालन, एक्सीडेंट्स में कमी, साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई, ये सभी प्राथमिकताएं जो है ये हम लोग इसी तरह करेंगे। सर, सीमा अगला क्वेश्चन 10 आपका हो गया क्वेश्चन, बाकी सीमा राज्यों में मानव पूर्वांचल में सर माफियाओं पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्वांचल में माफियाओं पे लगातार कार्रवाई की जा रही है, फिर भी नए नए गैंग जो है वो मतलब पैदा हो रहे हैं। तो क्या माफिया राज अभी भी पूर्वांचल में हावी रहेगा? नहीं, इनफैक्ट इस प्रश्न की उत्पत्ति मैं समझ पा रहा हूँ। हमारे ही अधिकारियों के जो कार्रवाई और रिसर्च के फलस्वरूप जो मीडिया में बात आई उसके कारण है। जितने भी माफिया थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पिछले 8-10 साल में हुई है और चल रही है, लगातार उसको हम लोग समीक्षा करते हैं। सर एक सवाल जो कुछ नाम आए हैं अभी हाल की मीडिया में, अब हम इवन सोशल मीडिया पर भी जो इस प्रकार का भय का माहौल उत्पन्न करते हैं उसको भी नजर में रखते हुए उनके खिलाफ भी प्रभावी जो कानूनन कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी का पूरा एक अध्ययन हमारे एक अधिकारी ने किया था, जो संभवतः वो मीडिया में उन्होंने साझा किया होगा या आपके सामने आया होगा। तो उससे ये प्रदर्शित होता है कि अब इवन आप उनको जो स्थानीय स्तर के, मोहल्ला स्तर के भी ऐसे तत्व जो मोहल्ले में रहने वाले लोगों को धमकाने का प्रयास करते हैं, मतलब बड़े शहर और जिला और प्रदेश तो छोड़ दीजिए, उन तक भी हमारी निगाह पहुंच रही है और उनको भी, उनके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई है, जिससे कि वहां के नागरिक, उस मोहल्ले के नागरिक भी अपने आप सुरक्षित महसूस करें, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल है, आपने अभी कहा कि ट्रैफिक पर ध्यान दिया जा रहा है, पर बनारस में जब से काशी विश्वनाथ धाम बना है यहाँ पे पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वैसे तो सीपी साहब ने काफी प्रयास किया, सुधार है, लेकिन अभी भी बनारस में ट्रैफिक की हालत एकदम बदतर है। 5 किलोमीटर का सफर तय करने में लगभग आधा घंटा लगता है और इसमें जो है एक प्रमुख कारण है कई विभागों का जो तालमेल और पुलिस में तालमेल का अभाव। जैसे पुलिस, नगर निगम, PWD, ये सारे विभाग हैं, इंक्रोचमेंट है, लेकिन 50% समस्या है कि ऑफलाइन चालान की जो व्यवस्था आपने समाप्त कर दी है उसकी वजह से लोगों में भय खत्म हो गया है। कहते हैं कैमरे से लोगों का देखा जाएगा, कैमरे वाला कभी आता ही नहीं है, कुछ होता नहीं उसमें। आपके इस प्रश्न के 2 भाग हैं। जो पहला वाला भाग है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में 20 जिलों में हमने एक स्कीम शुरू की है पिछले 2.5 महीने से। उसका नाम रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन है। उसमें जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन सीधा गूगल के माध्यम से मिलती है। उसमें मेनली 2 तरह की बातें हमारे पास आती हैं। उसमें हमने, जैसे वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी शहर में कुल 11 कॉरिडोर या स्ट्रेच हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश भर में करीब 230 कॉरिडोर आइडेंटिफाई या स्ट्रेच आइडेंटिफाई किए हैं जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या से ग्रसित है। इनमें हमारे पास 2 तरह के आंकड़े आते हैं। एक, हर एक स्ट्रेच पर डायनेमिकली और ऑटोमेटिकली गूगल के माध्यम से चोक पॉइंट्स कितने हैं, और नंबर 2 उस स्ट्रेच पर जो मैक्सिमम लगने वाला टाइम है ट्रैफिक का, जो आपने कहा कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और एवरेज टाइम और मिनिमम टाइम पिछले 1 हफ्ते का, पिछले 1 महीने का, पिछले 2 हफ्ते का, इस तरह का। तो एक व्यवस्था, टेक्निकल व्यवस्था बनाई गई है जिसमें ये इंफॉर्मेशन हमारे पास भी आती है, सीपी साहब के पास भी आती है, डीसीपी साहब के पास भी आती है, और जो उस स्ट्रेच का प्रभारी टीआई या टीएसआई उसके पास भी आती है। हमने ये देखा है कि पिछले 2 महीने में करीब पूरे प्रदेश में करीब 24% तो चोक पॉइंट्स की संख्या में कमी आई है, और जो मैक्सिमम टाइम, यानी कि मान लीजिए कोई एक स्ट्रेच यहाँ पर ऐसा है जो स्ट्रेच को क्रॉस करने में शाम के समय जो मैक्सिमम टाइम होता है या सवेरे के समय जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 44 मिनट का है फॉर एग्जाम्पल,
और रात के समय जब ट्रैफिक नहीं रहता है तो वो 9 मिनट में हो जाता है। तो 44 मिनट को कम कितना किया गया, इस बात की सूचना भी उस ऐप के माध्यम से हमारे पास आती है। पूरे प्रदेश में करीब 17% जो मैक्सिमम टाइम उसमें कमी आई है। इसका बताने का पूरा उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक व्यवस्था के माध्यम से इस ट्रैफिक की समस्या को एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से सॉल्व कर रही है। हमारे अधिकारी प्रत्येक बड़े जिले में, प्रत्येक उन जिलों में जहां ये समस्या इसको आइडेंटिफाई किया गया, शुरू में पायलट में लिया गया 20 जिलों में, वहां पर इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अभी मैं जनप्रतिनिधियों से मेरी वार्ता हुई थी, सभी ने इस बात को बताया कि करीब उनको आइडिया नहीं था इस प्रोग्राम के बारे में, मैंने उनको अभी शेयर किया। बट पब्लिक के सेंटिमेंट्स या पब्लिक के फीडबैक के आधार पर जनप्रतिनिधियों ने बताया कि साहब ट्रैफिक के संचालन में पहले के मुकाबले बेहतरी आई है। तो उस चीज को हमारे पास, उस चीज के ऐसे आंकड़े हैं जो हमको नीचे थाने से नहीं मिल रहे हैं, सीधा मशीन से हमारे पास आ रहे हैं। तो और वो कोई भर नहीं रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो व्यवस्था बन गई है, उस व्यवस्था के तहत कार्रवाई हो रही है और आपको भी उसके बेहतर प्रभाव सामने आएंगे। सर, एक सवाल है, प्रधानमंत्री का ये कंस्टिट्यूएंसी है लास्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री का आगे क्या खास करने वाले, क्योंकि जो चैलेंजिंग रहा है पुलिस के लिए वो उसमें आगे रहे, चाहे इनकाउंटर में रहे हो, चाहे ये डालमंडी रहा हो, पुलिसिंग उसमें बेटर रहा है। तो आगे के लिए क्या बनारस के लिए खास करने वाले सर, एक सवाल और लीजिएगा, जीरो टॉलरेंस नीति के बीच एक सवाल उठा है कि इनकाउंटर जो हुए हैं वो एक विशेष वर्ग को देकर टारगेट हुए। सर, इसको लेकर आप क्या जवाब? सर, बनारस में क्या आगे के लिए? देखिए, ऐसा है कि जो मैंने आपको शुरू में भी बताया, वाराणसी का उत्तर प्रदेश में और देश में विशिष्ट स्थान है। पुलिसिंग की दृष्टि से जो भी प्राथमिकताएं, जो भी प्रायोरिटीज पूरे प्रदेश में तय की गई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन प्रायोरिटीज में लगातार कार्रवाई चल रही है। वाराणसी के कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं। यहाँ के धार्मिक स्वरूप, धार्मिक नगरी के होते हुए यहाँ पर आस्था और श्रद्धालुओं का बहुत बड़ी संख्या में आना होता है। अभी यहाँ पर उसको और बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए एक रोपवे की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। उस रोपवे की व्यवस्था के सापेक्ष जो पुलिसिंग व्यवस्था होगी उसको हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर दिया है और उसके तहत जो अतिरिक्त फोर्स दिया जाना है, उनकी जो ट्रेनिंग की जानी है और जिससे कि नागरिकों को, श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सके, उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। बाकी जितनी बातें मैंने बताई वो नेचुरली वाराणसी में। सर, एक सवाल है, पहले बहुत हाईली सेंसिटिव एरिया है बनारस में, बहुत सारे हाईली सेंसिटिव एरिया है जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, आप भी वहाँ गए थे। अभी हाल फिलहाल में बात आ रही है उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण, उसकी दीवारें भी ऊंची की जानी है। दीवार को लेके या उसकी और हाई सिक्योरिटी को लेके क्या कुछ प्लानिंग है आपके नजरिए से? आगे क्या होने वाला, स्पेशली विश्वनाथ मठ टेम्पल? देखिए, ऐसा है कि सभी, इसको हम लोग अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में VI बोलते हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस। सभी वाइटल इंस्टॉलेशंस पर लगातार पीरियोडिकली समीक्षा चलती रहती है उनकी सुरक्षा के बारे में। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी वाराणसी के रहते हैं, इसमें हमारे विभिन्न एजेंसीज के मेंबर रहते हैं, इसमें हमारे सिक्योरिटी के मेंबर रहते हैं। तो इनकी पीरियोडिक मीटिंग्स होती हैं जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी होती रहती है और उस सुरक्षा व्यवस्था में समय के साथ साथ जो चैलेंजेस आते हैं उसके अनुरूप क्या चेंजेस होने हैं, क्या बेहतरी करनी है, उसके बारे में भी सुझाव दिए जाते हैं, जिसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। सर, तो एक क्वेश्चन वाली प्रक्रिया है जिसमें हम लोग महादेव का इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।